ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं कि हमारे यूकैरियोटिक्स में आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप्स के हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किसके लिए कोड करता है, किसका एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में, राइट, यूकैरियोट्स में कितने पॉलीमरेज हैं हमारे पास में? तीन। तीन डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमरेज हैं, आरएनए पॉलीमरेज है। फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज किसको ट्रांसक्राइब करता है? आर आरएनएस। कौन सा? 28S, 18S एंड 5.8S। ये याद रखना है। आरएनए पॉलीमरेज 1 आर आरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा। आर आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको ट्रांसक्राइब करेगा? एम आरएनए को, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए सो कोड करके, ओके, ट्रांसक्राइब करेगा। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है, हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत है। तो जब कोडिंग करनी है, जब कोड होंगे, जब ट्रांसक्रिप्शन होंगे, तो उसके लिए हमें कौन से पॉलीमरेज चाहिए? 3 पॉलीमरेज है, आपको ऐसे याद रखना है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो किसको कोड करता है, ट्रांसक्राइब करता है? टी आरएनए, 5 SR आरएनए एंड SN आरएनएज। ठीक है, तो ये चीज आपको एज इट इज याद करनी है, इसमें एज इट इज आपको लर्न करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ऐसे ही प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। ट्रांसलेशन से पहले, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक मैकेनिज्म होती है जो करनी बहुत ज़रूरी है। क्या? पहली स्प्लाइसिंग मेथड, और स्प्लाइस करके, उसे कट करके, उसके कैपिंग एंड टेलिंग की जानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्प्लाइसिंग मतलब क्या होता है? कटिंग, जस्ट अ कटिंग। व्हाट हैपेंस? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या है बेटा? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ये है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद में आपको जो स्ट्रैंड मिला है, दैट इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर बोथ एक्सॉन्स और इंट्रोन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स काम का, इंट्रॉन्स काम का नहीं होता है। तो क्या करना जरूरी है कि इन इंट्रॉन्स को रिमूव करना जरूरी है। तो ये जो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स है, इंट्रॉन्स वो एरिया है जो कोड नहीं करते हो, आगे जाके ट्रांसलेशन में पार्ट नहीं लेते, तो उनकी जरूरत ही नहीं है। अननेसेसरी इतना ज्यादा कंटेंट क्यों क्रिएट करना? इसीलिए जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद में हमें सीक्वेंस कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस मिलते हैं, तो उसमें से हम इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं बाय स्प्लाइसिंग। एंड जब मान लो कि आप एक पीस है, इसमें से कट लगा रहे हो, ये कट करके पीस निकाल दिया, ये कट करके पीस निकाल दिया, तो उसके बाद ये पीसेस को जॉइन भी तो करना है। तो क्या होता है? इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सॉन्स को वापस ज्वाइन कर दिया जाता है ना डिफाइंड ऑर्डर। जैसे थे, इंट्रॉन्स को कट करते गए, उसके बाद उसको ज्वाइन करते गए। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस क्या होता है? कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग के अंदर हम क्या करते हैं? एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ऐड करते हैं। उस अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का नाम क्या है वो आपको याद रखना है। उसका नाम है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कर रहे हैं? एक एंड पे हम क्या लगा रहे हैं? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कैपिंग लगा दी, कैप लगा दी इसके एंड पे। देन इज एडेड एट 5 एंड। 5 एंड से ट्रांसक्रिप्शन सबको पता है, स्ट्रैंड स्टार्ट होता है, 5 एंड से स्टार्ट होता है। तो कैपिंग करने के लिए हम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस एंड पे लगाएंगे? हम इसको लगाएंगे 5 एंड पे। ओके, और टेलिंग के अंदर क्या करते हैं? एडिनाइलेट रेसिड्यूज जो होते हैं, खूब सारे एडिनाइलेट रेसिड्यूज जो होते हैं, अराउंड 200 to 300 इन नंबर, आर एडेड एट द 3' एंड। याद हो गया? पहले क्या किया हमने? हमारे पास में एक स्ट्रैंड मिल गया आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? खूब सारे इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स को कट करके हमने निकाल दिया, जिस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग, कटिंग। एंड उसके बाद में एक्सॉन्स को जोड़ के उसके ऊपर कैपिंग और टेलिंग की गई। कैपिंग 5' एंड पे की जाती है, वहां पे क्या लगाते हैं? कौन सा न्यूक्लियोटाइड लगाएंगे? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 3' एंड पे हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे एडिनाइलेट के खूब सारे रेसिड्यूज। उसके बाद में ही ये जो एमआरएनए का सीक्वेंस है, यहाँ देखो, एचएनआरएनए जो हेट्रो होता है, जिस आरएनए पे अभी बहुत सारे इंट्रॉन्स एक्सॉन्स प्रेजेंट है, हेट्रोजेनस इन नेचर है। अब क्या करेंगे? पहले इसको कट कर देंगे, देन फाइनली एमआरएनए जो होगा जिसमें इंफॉर्मेशन है उसको हम ट्रांसलेशन के लिए भेजेंगे। देखिए,
देखो क्या हुआ, हमारे पास ये 5' सीक्वेंस है, ठीक है। मान लो ये मेरे पास में एक सीक्वेंस आया 5' और 3' अब इसके ऊपर एक्सॉन्स भी प्रेजेंट है और कुछ इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। तो मुझे इंट्रॉन्स की ज़रूरत है नहीं, तो मैं क्या करूँगी, उस इंट्रॉन्स को हम रिमूव कर देते हैं, इनको कटिंग की जाती है, इनको कटिंग की जाती है। उसके बाद में मेरे पास सिर्फ वो एरिया, वो स्ट्रैंड मिल जाता है जिसके पास में बेसिकली इंफॉर्मेशन है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। तो जो ये रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स है, इसको बोल देते हैं स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग के बाद मैं क्या करूँगी, कुछ वहाँ पे एंड टेल लगा दूंगी। ये देखो एडेनाइड की टेल लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसके आगे कैपिंग एंड टेलिंग की जाती है। तो उसके बिना हम इसको ट्रांसलेशन सेल जो होता है वो उसको ट्रांसलेशन के लिए नहीं भेज सकता, ठीक है। ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन का होता है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में ही इसको कैपिंग, टेलिंग एंड जो स्प्लाइसिंग है उसके बाद में उसको कहाँ भेज दिया जाता है, साइटोप्लाज्म में। अब हम देखते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है। व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है ऑफ कोडोन्स ऑन एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर आपको कोडोन्स मिलते हैं, एक सीक्वेंस मिलता है that contains information about the amino acids present. A salient feature क्या है इसका, जेनेटिक कोड का फीचर क्या है, क्या होता है जेनेटिक कोड? जो कोडोन होते हैं वो हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, याद रखना कि हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे। कितने कोडोन्स हैं? 61 जो है वो तो अमीनो एसिड्स के लिए क्या करते हैं, कोड करते हैं। लेकिन 3 ऐसे हैं जो कोड नहीं करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ अमीनो एसिड। तो टोटल कितने हो गए, 64 कोडोन्स में 61 कोडोन्स जो है वो फंक्शनल है और जो 3 है वो नॉन फंक्शनल है। इसीलिए जो बाकी के जो 3 है वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, दे एक्ट एज अ स्टॉप कोडोन्स, किसी चीज को रोकना। वो क्या है, हमारे प्रेजेंट हो गए, क्या ही कोड करेंगे, वो तो चीज ही रोक देंगे, वो तो ट्रांसलेशन ही रोक देंगे। इसीलिए बाकी के जो 3 है वो एज अ स्टॉप कोडोन्स काम करते हैं। आगे देखो, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, एक कोडोन नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक कोडोन, अगर उसके अलावा दूसरा कोडोन भी प्रेजेंट है, एक से ज्यादा तरीके के कोडोन्स प्रेजेंट है, वो सारे के सारे क्या करेंगे, एक ही तरीके का अमीनो एसिड बनाएंगे। हेंस द कोड इज डीजेनरेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज दे कैन कोड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कोडोन्स। कैन क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कोडोन्स हैं वो एक ही तरीके के प्रोटीन, एक ही तरीके के अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। द कोडोन इज रेड इन mRNA इन अ कॉन्टीजियस फैशन। कॉन्टीजियस फैशन मतलब एक के बाद एक के बाद एक। क्या हो गया, अगर एक कोडोन है उसके ऊपर एक mRNA का स्ट्रैंड है, तो इस mRNA के स्ट्रैंड पे 3 कोडोन, एक अमीनो एसिड, फिर 3, एक अमीनो एसिड। तो ये कंटिन्यूअसली चलता जाता है, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस mRNA स्ट्रैंड पे जितने भी कोडोन्स प्रेजेंट है, तो 3 कोडोन्स जो होते हैं वो सारे के सारे रीड होते हैं, एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, मतलब ये कोड्स यूनिवर्सल है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ये कोड्स फिक्स्ड है। 64 कोडोन्स हैं आपके पास में, ये सेम रहेंगे हर ऑर्गेनिज्म में। डिपेंड करता है कि कौन से कोडोन्स में प्रेजेंट है वो कौन से अमीनो एसिड्स बनाएंगे। फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, U would code for phenylalanine। क्या कह रहा है, अगर ये 3 कोडोन ट्रिपलेट में प्रेजेंट है, दिख रहे हैं आपको 3 है, अगर ये कोडोन बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तब वो भी कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा, फिनाइलएलानिन। और अगर यही कोडोन जो है, जो ट्रिपलेट कोडोन्स है, ये ह्यूमन में प्रेजेंट होगा तो वो भी क्या बनाएगा, फिनाइलएलानिन। मतलब ये कोडोन्स की जो सीक्वेंस है, मतलब अल्फाबेट, मान लो कि अल्फाबेट्स है आपके पास में, तो वो जो वर्ड्स बनाएंगे दैट इज इक्वल फॉर ऑल। तो वैसा ही यहाँ पे भी ऐसा है कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो चेंज नहीं होता है,
बस जिस तरीके के कोडोन जिस भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है वो उस ऑर्गेनिज्म में वो वाला अमीनो एसिड्स बना रहा है, और जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से प्रोटीन बनेगा। तो जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, याद रखेंगे, इट इज यूनिवर्सल। उसके बाद देखो AUG, ये याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। AUG जो है उसके पास में डुअल फंक्शन है। क्या डुअल फंक्शन है? इट कोड्स फॉर मीथियोनिन एंड ऑल्सो एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडोन। पढ़ा था कि जब हमने पढ़ा था कि AUG है वो जब नहीं प्रेजेंट होगा तो इनिशिएशन नहीं होता है। तो AUG मीथियोनिन भी बना रहा है प्लस इनिशिएटर कोडोन की तरह भी काम कर रहा है। जहां पे जब भी स्ट्रैंड पे AUG दिख जाए मतलब यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट करना है, इनिशिएशन होगा, ठीक है। तो वैसे UAA, UAG एंड UGA आर स्टॉप टर्मिनेटर कोडोन्स। पढ़ा था हमने, इनिशिएशन करवाना, फिर कोडोन कोड करवाना एंड उसके बाद में टर्मिनेट करना। तो अगर स्ट्रैंड पे AUG कहीं दिखाई दे रहा है मतलब यहाँ से इनिशिएशन होगी, और अगर कोडोन पे मूव करते 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 हमें ये इन तीनों में से कोई कोडोन मिल गया तो मतलब अब टर्मिनेशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा कोडोन जो है वो स्टार्ट कोडोन है और कौन सा कोडोन जो है वो आपका स्टॉप कोडोन है। ओके, चलिए ये देखो, ये है जेनेटिक कोड। कैसे होते हैं? ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट्स दिख रहे हैं सबको। इट्स अ सीक्वेंस कि किस तरीके से हमारे पास में 64 कोडोन्स आते हैं। ओके, ये फर्स्ट पोजीशन पे ये फिक्स है, उसके साथ में हम ये सेकंड पोजीशन पे ले रहे हैं और थर्ड पोजीशन पे ये फिक्स है। ऐसे करके मेरे पास कितने कोडोन्स है? आई हैव 64 कोडोन्स, जिसके अंदर जो 61 है वो तो फंक्शनल है और जो 3 है वो स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, ये इतना मेजर नहीं है आपको, बट इस तरीके से कोड्स हम जनरेट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, हमने बात की थी कि जीन एक्सप्रेस करता है अपने आप को तब जाके फाइनली प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो ये भी तो ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है वो सही होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं रेगुलेशन, चेक करते रहना। तो ये जो चेकिंग है कि काम सही चल रहा है कि नहीं, जीन अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं, ये क्या होता है? इसी को कहते हैं जनरेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे चेक किया जाता है कि सब सही है कि नहीं। DNA से जब mRNA बन रहा है तब चेक किया जाता है ये क्या काम सही बना कि नहीं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं, कोई गलती से कुछ और कोडोन का कोड तो नहीं बन गया, स्ट्रैंड में कोई गलती तो नहीं आ गई। अगर गलती वहां हो गई तो प्रोटीन आगे जाके फिर मुसीबत हो जाएगी। तो प्रोसेसिंग लेवल, जब रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग है मतलब जब हम इंट्रोन्स और एक्सॉन्स की कटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम में ध्यान दिया जाता है कि स्प्लाइसिंग सही से हुई कि नहीं, अननेसेसरी कुछ और तो एडिशन नहीं हो गया, गलती से कुछ और डिलीशन तो नहीं हो गया, तो इट शुड बी चेक्ड। ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, जब स्प्लाइसिंग के बाद में HRNA को mRNA में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ अब ये mRNA कहाँ है? इसको मेरे को कहाँ भेजना है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ भेजना है? राइबोसोम के पास में, ताकि वहां पे सिंथेसिस हो सके प्रोटीन की। तो जब इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब भी ध्यान रखना है कि वो सही तरीके से ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं। और लास्ट में जाके ट्रांसलेशनल लेवल, जब mRNA फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तब भी ये देखना है कि सही तरीके से जीन एक्सप्रेस हुआ कि नहीं, वरना बॉडी में क्या होगा, हमें तो चाहिए था प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ नहीं, उसकी जगह पे कुछ और बन गया। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन 4 जगह पे हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, आपको इसको अच्छे से समझना है, एग्जाम में आता है इसका क्वेश्चन। किसने देखो
फ्रेंकोइस जैकोब एंड जैक मोनोन ने क्या किया, उन्होंने लैक ओपेरॉन को इंट्रोड्यूस कराया। लैक वर्ड कहाँ से आता है आपका, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड लैक्टोज। लैक्टोज शुगर पता है सबको, डाइसैकेराइड है लैक्टोज शुगर। इसकी मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी में वो कैसे होती है उन्होंने वो बताया। इन्होंने किस में बताया इसको, किस में मेटाबॉलिज्म, किस में, इकोलाई में। जीन्स इन लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन के ऊपर कितने जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो अब देखेंगे कि कितने सारे जीन्स मिलके एक मेटाबॉलिज्म करा रहे लैक्टोज का। तो लैक ओपेरॉन के ऊपर हमारे पास कितने जीन्स हैं, 4 जीन्स प्रेजेंट है। कितने, 4। सबसे पहला आता है आपका रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसके प्रेजेंट होने में और नहीं होने में, इसके प्रेजेंट होने और नहीं होने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। ये रेगुलेट करता है, ये क्या करेगा, अगर ये प्रेजेंट है और या नहीं है उसके हिसाब से बाकी के ये 3 काम करेंगे, इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है रेगुलेटर जीन। ठीक है, ये क्या करता है, ये रिप्रेसर बनाता है। आई से क्या है, ये इनहिबिट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इट कोड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन। मतलब अगर ये प्रेजेंट है, मान लो कि रेगुलेटर जीन अपना काम कर रहा है, इसने क्या कर दिया, रिप्रेसर बना दिया। तो अगर इसने रिप्रेसर बना दिया तो ये क्या करेगा, बाकी के जीन्स को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। लैक ओपेरॉन का जो काम है उसको रिप्रेस कर देगा, रोक देगा, इसीलिए इसका नाम है रेगुलेटर जीन। दूसरा आता है आपका प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है, इट इज अ बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा जब तक तो फिर काम कैसे बढ़ेगा, तो ये वो जगह है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है। फिर आता है आपका ऑपरेटर जीन, इट इज द बाइंडिंग साइट फॉर द रिप्रेसर, है ना, रिप्रेसर। फिर उसके बाद में आपका आता है ऑपरेटर जीन। ये जो रिप्रेसर का फॉर्मेशन होगा ये जाके अटैच का होगा ऑपरेटर जीन पे। फिर उसके बाद है रेगुलेटर जीन। बेसिकली मेन काम कौन कर रहा है, जेड, वाई एंड ए, ये याद रखना है। ये जो है अलग अलग काम करते हैं। जो जीन्स है जेड वाई ए, ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स बना रहे हैं जो उसको लैक ओपेरॉन को लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को हेल्प करेगा। जो जेड जीन है बेटा, जो जेड जीन है वो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। क्या बनाता है, जेड क्या बनाता है, जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है उसका फॉर्मेशन कराएगा। ये क्यों चाहिए, ताकि लैक्टोज को हम गैलेक्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक कर सके। गैलेक्टोज डाइसैकेराइड है, पहले तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म के लिए किसी भी चीज को तोड़ना जरूरी है, वो किस में टूटेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। वाई जीन जो है वो क्या करता है, ये बनाता है परमिएज। परमिएज जो परमिएबिलिटी जो बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, परमिएबिलिटी बढ़ाएगा किसकी, सेल की, टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ताकि वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को आने जाने दे सके सेल की परमिएबिलिटी बनाने के लिए। फिर आता है आपका ए जीन। ए जीन क्या करता है, ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। समझ में आ गई बात, तो ये याद करना बहुत जरूरी है। दिस इज द बेसिक ऑफ लैक ओपेरॉन। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि लैक ओपेरॉन के ऊपर कितने सारे जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, लैक ओपेरॉन के ऊपर ये सारे जीन्स दिख गए आपको। उसके बाद में इनका काम क्या है ये याद हो जाएगा तो बहुत इजी है। देखो दिस इज अ जस्ट कैसे काम होता है। हमने क्या बात की थी, ये मिल गया आपको जीन। अब मान लो कि यहाँ पे आई जीन प्रेजेंट है, ये क्या करता है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है। रिप्रेसर एमआरएनए ने क्या किया, रिप्रेसर बना दिया। ठीक है, रिप्रेसर एमआरएनए ने क्या किया, रिप्रेसर बना दिया, इसका काम हो गया। अब ये रिप्रेसर एमआरएनए जो कहाँ पे आके जुड़ता है, ऑपरेटर जीन के पास में आके बाइंड हो गया। अभी इसको ऑपरेट ही नहीं होने दे रहा, ये बाकी इसके बाद में कोड इसका जो है वो रीडिंग ही नहीं कर रहा है। ऑपरेटर जीन के ऊपर आके रिप्रेसर जीन अटैच हो गया। अब क्या हुआ, अगर ऑपरेटर जीन यहाँ पे आके अब
अटैच हो गया ना, तो जीन जेड एक्सप्रेस कर पाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना, वाई जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, परमेज नहीं बना, फिर उसके बाद में ए भी अपने क्या बोलते हैं एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही, ऑपरेट हो ही नहीं रहा, इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है। अब ये इस इंड्यूसर का काम क्या है, अब ये इंड्यूसर कहाँ से आया? मान लो अब क्या हुआ कि आई ने क्या किया, जीन आई ने रिप्रेसर बना दिया, ठीक है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, उसने रिप्रेसर का फॉर्मेशन कर दिया, रिप्रेसर बन गया। लेकिन ये जो इंड्यूसर है इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इंड्यूसर क्या करता है, इस रिप्रेसर के ऊपर बाइंड हो जाता है और इसको रोक के रखता है, इनएक्टिव करके रखता है, ठीक है। अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो ये ऑपरेटर जीन पे आके अटैच नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो रीडिंग होने स्टार्ट हुई। अब लैक ऑपरेरॉन का जो रीडिंग होने स्टार्ट हो गई, जेड ने क्या बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, फिर और आगे वाई ने क्या बनाया, परमीएज, ए ने क्या बनाया, ट्रांस एसिटाइलेज। समझ में आ गई बात? तो इस इंड्यूसर के प्रेजेंट होने या ना होने से बहुत फर्क पड़ रहा है। इंड्यूसर प्रेजेंट है, इनएक्टिव रिप्रेसर, इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, रिप्रेसर, और रिप्रेसर बाइंड का होता है ऑपरेटर जीन पे जाके। अंडरस्टूड? ये इजी सा है, आपको याद करना है। लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सबस्ट्रेट मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता क्या है, उसको लैक्टोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। And it regulates switching on off to the operon, hence it is termed as a inducer. Okay, when lactose is absent, मान लो कि लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है, द रेगुलेटर जीन synthesizes repressor protein. The repressor protein binds on operator and prevents the RNA polymerase from ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, ठीक है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है बॉडी में तो मेटाबॉलिज्म तो करना नहीं है, तो मेटाबॉलिज्म नहीं करना है तो उस टाइम क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। दूसरा केस, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है बॉडी में तो उसका ब्रेकडाउन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए उस टाइम क्या होता है, जो रिप्रेसर है उसको इनएक्टिव फॉर्म में किया गया विद द इंड्यूसर। हाँ, दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सेस द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो गया। समझ में आ गई बात? प्रमोटर, सो दो केस समझ में आ गया। रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म में कब करा जाएगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट है बॉडी में, और अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम में रिप्रेसर कहाँ पे, ऑपरेटर जीन पे आके अटैच हो जाएगा। इजी, याद कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये वाली स्लाइड याद करनी, ये वाला कंटेंट याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि इनका काम क्या है तब आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस। यहाँ किसी को कोई डाउट? यहाँ किसी को कोई डाउट? बहुत ईजी सा है। रेगुलेटर जीन जो है वो रेगुलेट करता है किसको, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर। प्रमोटर जीन पता ही सबको, स्टार्टिंग इनिशिएशन। ऑपरेटर जीन ऑपरेट करता है, रीडिंग करता है, और वो जगह जहाँ पर रिप्रेसर जाके अटैच होगा, और ये मेन है इनका काम है, ठीक है। ये नाम याद कर लेना, ये वाला याद कर लेना पूरा। और ऑपरेटर याद करो रिप्रेसर्स के साथ में, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चलो, फिर आता है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? सबको पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड को पढ़ के भी हम ये पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो सबका अपना अपना एक जेनेटिक कोड है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इट इज़ अ इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोजेक्ट विद द गोल ऑफ डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ह्यूमन जीनोम एंड इट्स मैपिंग, और उसकी पढ़ाई की जाए, उनकी एक सीक्वेंस को अरेंजमेंट दिया जाए। गोल्स क्या है? सबसे पहला काम किया, पहले तो आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 टू 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। सबसे पहले तो काम क्या करना है, जितने भी जीन्स हैं उनको पढ़ा जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स। उसके बाद में जितने हमें बेस पेयर मिल रहे हैं,
ये तो जीन्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद में जितने हमें बेस पेयर्स मिल रहे हैं उसका सीक्वेंस बनाया जाए एंड दैट मेक अप द ह्यूमंस डीएनए। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, इसको स्टोर किया जाए in the database, improve tools for data analysis, transfer related technologies to other sectors such as industries, address the, this is very important, address the ethical, legal and social issues that may arise from the project। बिना इसको ध्यान में रखे हम कोई भी जेनेटिक मटेरियल की या कोई भी डेटाबेस को हम पढ़ नहीं सकते, तो इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। तो ये मेन क्या था, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट का गोल था। मेथडोलॉजी, अब हम ये कर कैसे सकते हैं? चलो हमने बात कर ली कि हम जितने भी जीन्स हैं, डीएनए जो है, जितने भी जीन्स उसके ऊपर है, जितने डीएनए का हम रीडिंग करेंगे, उनके कोड्स को हम फाइंड आउट करेंगे, उसका सीक्वेंस बनाएंगे, डेटाबेस में सेव करेंगे, लेकिन उसकी कोई टेक्नोलॉजी होती है। क्या टेक्नोलॉजी होती है? सबसे पहले एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। ठीक है, जितने भी जीन्स आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है उनका रीड करें। सीक्वेंस एनोटेशंस, सीक्वेंस एनोटेशन में क्या करते हैं हम? सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ द जीनोम दैट कंटेन ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, मतलब हम इंट्रोन्स को ऐड करके भी पूरा सीक्वेंस निकालेंगे। एनोटेशन मीन्स हम अब द सीक्वेंसिंग दे रहे जेनोम में जितनी चीज़ें प्रेजेंट है, एमआरएनए पे, आरएनए पे जितना भी कंटेंट है, इंटोन है, एक्सोन्स है, सबको हम एक लेवल में एक सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंसिंग करने के लिए द टोटल डीएनए, जो भी सेल के अंदर जो डीएनए है दैट इज आइसोलेटेड, क्लीव्ड, फिर उसको तोड़ा जाता है इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, क्योंकि सबको पता है कि डीएनए इज नॉट अ स्मॉल पीस, बहुत बड़ा डीएनए है जो क्रोमैटिन फॉर्म में और जो बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्पैक्ट करके उसको अरेंज किया गया है ना। तो जब हम उसको खोलेंगे, जब डीएनए को हम इंटैंगल फॉर्म में उसको जब हम खोलेंगे तो बहुत लंबा है, तो हम उसको क्या करते हैं, फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं एंड क्लोन एम्पलीफाई इन अ सुटेबल होस्ट यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड वेक्टर, जो भी आपको ऑर्गेनिज्म में यूज करना है जिसके अंदर हम उसका रेप्लिकेशन करा सके। द कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरिया, वाई? बिकॉज वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड ईस्ट एंड द वेक्टर्स वर कॉल्ड बीएसी। बीएसी क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। हमने इसको एज अ वेक्टर यूज किया जिसके अंदर मैंने ह्यूमन क्रोमोसोम्स को रेप्लिकेट किया, उसकी कॉपीज बनाए। एंड YAC इज अ फुल फॉर्म ऑफ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ठीक है, मैंने उसके अंदर रेप्लिकेशन करवाया, मल्टीपल कॉपीज बनाई। द फ्रैगमेंट्स, अब मैंने क्या किया, ये जो टुकड़े जो मैंने फ्रैगमेंट्स लिए डीएनए के एंड वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। और इसके लिए ये जो ऑटोमेटिक सीक्वेंसर है किसने दिया था? फ्रेडरिक सैंगर ने। ठीक है, चलो तो मेथड समझ में आ गए। क्या करना है, पहले आपको डीएनए लेना है, क्रोमोसोम लेना है, डीएनए पहले ब्रेक करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, देन इसको इंट्रोड्यूस करेंगे वेक्टर्स में बीएसी एंड वाईएसी, उसके अंदर खूब सारे मल्टीपल कॉपीज बना के देन उसकी सीक्वेंसिंग की जाएगी। साइलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट, इसमें क्या क्या हुआ? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। देखो फिंगरप्रिंटिंग क्या है, आपको पता है फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म के सबके यूनिक है, चाहे वो ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस क्यों ना हो। तो फिंगरप्रिंटिंग से हम ये पता कर सकते हैं कि इंडिविजुअल कौन है। वैसे ही हम डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ के डिफरेंस पता कर सकते हैं कि ये किस ऑर्गेनिज्म का है। जेनोम प्रोजेक्ट में हम जीनोम को पढ़ रहे हैं, हम डीएनए सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं, तो उसी चीज़ को हमने यूज़ करके एक बहुत अच्छी टेक्निक बनाई है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, कभी भी वो सेम नहीं हो सकता। ऑफ सर्टेन एरियाज, VNTRs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पोजीशंस जो होते हैं डीएनए पे वो ऐसी होती हैं दैट डिफर इन
ऑल द ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए का जो वीएनटीआर जो रीजन्स होते हैं वो सब में डिफरेंट होता है। तो खुद सोचो, अगर मैं हर ऑर्गेनिज्म का ये वाला पोर्शन निकाल के, वही जेनोम प्रोजेक्ट की, अब मैं उसका, मेरे को ये डीएनए ये मिल गया मुझे एक स्ट्रैंड, अब मैं यहाँ देखूँ यहाँ न्यूक्लियोटाइड कौन से प्रेजेंट है, जब ये सब में ही अलग है फिर तो मैच कर सकती हूँ मैं कि हाँ ये किस ऑर्गेनिज्म से में प्रेजेंट है। दैट आर डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम करते क्या है, हम उसको यूज करके डिफरेंस निकालते हैं रिपीटेटिव डीएनए। एलेक्स जेफरी डेवलप्स द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, इन्होंने जनरेट किया था। ही यूज सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब। प्रोब वो होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोब वो होता है जिसकी हम कोडिंग, जिसके हम सीक्वेंस को निकालते हैं, जिसके सीक्वेंस को हम पढ़ते हैं, दैट इज प्रोब। डीएनए का वो पार्ट या कोई भी न्यूक्लियोटाइड का वो पार्ट जिसके हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसे प्रोब कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने डीएनए लिया एज अ प्रोब दैट शोज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जितने न्यूक्लियोटाइड है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। वो जगह उन्होंने क्या बोला, VNTR एज अ वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, डीएनए में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई दिया, जहाँ के न्यूक्लियोटाइड में बहुत वेरिएबिलिटी दिखाई दी, उस जगह को हमने क्या बोल दिया, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। दीज सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस थे, ये जो टेंडम रिपीट्स थे, these sequence with high degree of polymorphism form the basis of fingerprinting। very important कि actually जब हम DNA fingerprinting कर रहे हैं तो हम उसमें क्या ले रहे हैं, हम हर organism का VNTR region जो है that we will take। so this repetitive DNA sequence is separated, क्या करते हैं उसको separated करते हैं from the bulk genomic DNA। अब इतना बड़ा DNA मुझे उसका काम ही, मुझे तो सिर्फ वो पोजीशन चाहिए, तो मैंने उसको कट आउट कर दिया एज अ डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट। कहाँ किस कौन सी टेक्निक यूज करके, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करके मैंने क्या कर दिया, इस बल्क जेनोमिक में से सेपरेट कर दिया इस VNTR को। द बल्क DNA forms the major peak and the other small peaks are referred to as a satellite DNA such as microsatellites, mini satellites etc। अब क्या हो रहा है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो वेरिएशन हमें दिख रहा है एट अ जेनेटिक लेवल अराइज ड्यू टू, और ये डिफरेंस जो हमने बात की कि हमको डीएनए वेरिएशन जो दिखाई दिया इतना, ये होता क्यों है, म्यूटेशन। हमने पढ़ा था कि जेनेटिक लेवल पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी एक खासियत होनी चाहिए कि उसमें म्यूटेशन, थोड़ी बहुत म्यूटेशन वो अलाउ करे। तो उसी म्यूटेशन की बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है कि हमें ये ऐसे रीजन्स मिल रहे हैं जिसको यूज करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म में। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर, कहाँ यूज होता है, फॉरेंसिक साइंस, जब हमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करना होता है, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स, हु इज द फादर, तो ये चीज हम यूज करके पता लगा सकते हैं। स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पहले मैंने क्या किया, डीएनए बल्क जो डीएनए था वो निकाल लिया ऑर्गेनिज्म से, उसके बाद मैंने क्या किया, उसका डाइजेशन, मतलब उसका क्या करा, ब्रेक डाउन किया, क्योंकि मुझे वो चाहिए ही नहीं इतना बड़ा। तो ब्रेक डाउन किससे किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मतलब जो कट लगाता है टेंडम के, जो स्ट्रैंड है डीएनए का स्ट्रैंड, उसमें बीच में जाके कहीं पे कट लगा दे, तो उसे एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। इट्स अ कटर, सीजर की बात कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सेपरेशन, डीएनए फ्रैगमेंट्स को टुकड़े टुकड़े कर दिए इसने, एंडोन्यूक्लियस ने। अब मैं इसको क्या करूंगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है जिसके अंदर हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग करते हैं, जितने भी टुकड़े हुए उनको अलग करते हैं। ट्रांसफरिंग, ब्लॉटिंग कहा जाता है, ऑन सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स। फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको जो भी हमें डीएनए के टुकड़े मिले, फ्रैगमेंट्स मिले, अब उसको हम सेपरेट करेंगे, सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन के मीडियम में हम उसको, मेम्ब्रेन्स होता है, सरफेस होता है, उस पर ट्रांसफर करते हैं। अब क्या करेंगे, उसका करेंगे हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबलिंग द VNTR प्रोब। जो VNTR है उसमें हम क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद में डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय
ऑटो रेडियोग्राफी। फिर रेडियोग्राफी करके हम उसके रीडिंग चेक करेंगे क्या वो सेम है, जो VNTR हमारे पास में सीक्वेंस है क्या ये उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो दिस इज द स्टेप, फर्स्ट टेकिंग बल्क न्यूक्लियस DNA, देन सेपरेशन ऑफ DNA, फिर ब्लॉटिंग करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और फिर यूजिंग सम टेक्निक्स हम उन DNA के फ्रेगमेंट्स को रीड करते हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ये कंटेंट था। आपका लैक ऑपरेंड इंपॉर्टेंट है, आपका लैक ऑपरेंड जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ठीक है, 3 प्रोसेस आपने पढ़ लिए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, और कोई दिक्कत? जितने भी नोट्स है, जितने भी ये बेटा की पॉइंट्स है, ये इतना याद किया तो बहुत मस्ट है। बिकॉज रिवीजन में आप ज़्यादा मत पढ़िए, रिवीजन में वो पढ़िए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चले करें सॉल्यूशन, कुछ देखते हैं, कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं अभी तक हमने जितना पढ़ा। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कोई डाउट है? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम फटाफट। रेडी फॉर दैट? नोटबुक्स लेके बैठेंगे बिल्कुल। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे विद MCQ। रीड द क्वेश्चन, साथ में पढ़ते जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। ओके, सो बाय विच मेथड डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रैगमेंट इज पॉसिबल? देखा हमने, अभी हमने क्या देखा था कि हाइब्रिडाइज्ड, जस्ट अभी हम जब फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे थे, इन फिंगरप्रिंटिंग DNA fragment is possible by ऑटो रेडियोग्राफी। देखा हमने ऑटो रेडियोग्राफी। ओके, सो फिंगरप्रिंटिंग में हमने क्या देखा था कि आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग, जब हम लेबलिंग करते हैं तो लेबलिंग के बाद में हम उसको किस में रीड करते हैं? हम उसको ऑटो रेडियोग्राफी से रीडिंग करते हैं। तो ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड मेथडोलॉजी ऑफ ऑटोमेटिक DNA सीक्वेंसिंग एंड लैक ऑपेरॉन? किसने बताया था? फटाफट बताइए, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे बताओ डायरेक्ट क्वेश्चन कौन है? सैंगर, जेफरी, निकोलसन? नहीं, तो बोथ डी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ A एंड B। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी याद करना है, साइंटिस्ट के नाम याद करना जरूरी होता है। कभी कभार कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाता है बस इंपॉर्टेंट की, जैसे लैक ऑपरेटर है या कुछ इंपॉर्टेंट जो किसी ने टेक्नोलॉजी दी है ना, उसके साइंटिस्ट का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, गिव द नेम ऑफ कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स फॉर द ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट। जब ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट में रेप्लिकेशन करना था, बार बार कॉपीज बनानी थी, तो हमने क्या यूज किए थे? बैक्टीरिया एंड ईस्ट। और इस वेक्टर को क्या बोलते हैं? BAC एंड YAC। सो बोथ A एंड B, अगेन बोथ A एंड B आर करेक्ट। याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है BAC एंड YAC का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक अप्रोच अडॉप्टेड एज अ मेथडोलॉजी ऑफ SGP? फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताई थी कि जब हम ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या उसमें मेथडोलॉजी यूज की थी? EST। सीक्वेंस टैग्स हम पढ़ रहे थे, सीक्वेंस टैग्स, उसी को पढ़ के फिर हम क्या करते हैं? सीक्वेंसिंग को रीड आउट करते हैं, राइट? EST एक्सप्रेस्ड, फुल फॉर्म याद करना है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ठीक है, इसको यूज करके हमने ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट में रीडिंग की थी कोड्स की। चलिए, मीथियोनिन, मेथ tRNA, मेथियोनिन जो अटैचमेंट होता है मीथियोनिन का, इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है? जब मीथियोनिन अटैच हो जाता है tRNA पे आके, तब वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो उसके बाद में बाइंडिंग स्टार्ट करेगा, ट्रांसफर स्टार्ट करेगा। सो मीथियोनिन के अटैचमेंट
किसने जरूरी है? अटैचमेंट फॉर टू एक्टिवेट द टीआरएनए। टीआरएनए को एक्टिवेट करने के लिए मीथ्योनिन का अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। शॉर्ट आंसर्स करेंगे फटाफट, साथ साथ में आप अपने नोटबुक्स लेके बैठे ताकि आप लिखने की प्रैक्टिस भी कर सके। व्हाट आर इंड्यूसर्स इन लैक ऑपेरॉन? इंड्यूसर का काम क्या है? लैक ऑपेरॉन, तो गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इंड्यूसर। क्या करता है इंड्यूसर? इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो रिप्रेसर को क्या कर देता है? रिप्रेसर को बाइंड कर देता है, इसके ऊपर आके अटैच हो जाता है। और जब इसके ऊपर आके अटैच हुआ तो रिप्रेसर क्या हुआ? ऑपरेटर पे नहीं जा पाता। ऑपरेटर पे नहीं जा पाता है तो जीन एक्सप्रेशन होता है। कौन से? जेड, वाई एंड बी, ए। ठीक है, जेड वाई का एक्सप्रेशन हो जाता है। और अगर इंड्यूसर एब्सेंट है, इंड्यूसर एब्सेंट है तो रिप्रेसर अपना काम करता है, जाके कहाँ बाइंड हो जाता है? ऑपरेटर के ऊपर, तो इनका एक्सप्रेशन नहीं होता है। दो याद रखना है आपको, हमने क्या पढ़ा था इफ यू रिमेम्बर, कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो रिप्रेसर काम नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि लैक्टोज, लैक्टोज क्या है? इंड्यूसर है। इसके अलावा एक और होता है, दैट इज एलोलैक्टोज। ठीक है, ये दो नाम याद रखेंगे। लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज कैसे काम करते हैं? इंड्यूसर की तरह काम करते हैं, जो बाइंड होते हैं रिप्रेसर पे और रिप्रेसर को अपना काम करने नहीं देते हैं। व्हाट आर अनट्रांसलेटेड रीजन्स? यूटीआर रीजन्स क्या होते हैं? क्या यूटीआर रीजन होते हैं? यूटीआर वो रीजन्स होते हैं एमआरएनए पे, एमआरएनए के ऊपर ये रीजन्स वो होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है। ट्रांसलेशन नहीं होता है, इनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं। बस ये क्या करते हैं? ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी जो होती है उसको बढ़ा देते हैं। वो खुद ट्रांसलेट नहीं होते हैं बट ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। तो क्या हुए यूटीआर रीजन्स? क्या हुए अनट्रांसलेशन रीजन्स? क्या होते हैं? कुछ ऐसे कोडोन्स है, कुछ ऐसे रीजन्स हैं एमआरएनए पे जो ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, बस वो क्या करते हैं? एफिशिएंसी बढ़ाते हैं ट्रांसलेशन की। इनका यही इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं, व्हाट आर इनिशिएटर टीआरएनए? हाउ मेनी टीआरएनएस आर प्रेजेंट इन सेल फॉर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स? क्या होगा? इनिशिएटर टीआरएनएस क्या होते हैं? जो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन इनिशिएट करते हैं, राइट। तो बताइए मुझे, क्या सारे अमीनो एसिड्स के लिए एक ही टीआरएनए की जरूरत है या अलग अलग टीआरएनए की जरूरत है? जल्दी बताइए, क्या होगा? इनिशिएटर टीआरएनए क्या करता है? क्या करेगा इनिशिएटर टीआरएनए? ट्रांसलेशन को, जल्दी बताएंगे, ट्रांसलेशन को क्या करता है? इनिशिएट करता है ना। और हर एक अमीनो एसिड के लिए उसका खुद का टीआरएनए होता है। समझ में आ गई बात? तो 20 अमीनो एसिड्स के लिए कितने टीआरएनए चाहिए आपको? 20 चाहिए। समझ में आ गई बात? आगे चले, देखो, व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ कोडोन एयूजी? पढ़ा था, एयूजी का दो काम है। पहले तो ये कोडोन क्या करता है? हमने पढ़ा था कि एयूजी क्या बनाता है? मीथियोनिन बनाता है। कौन सा अमीनो एसिड? मीथियोनिन। और जगह पढ़ा था इसको कहीं? और जगह पढ़ा था एयूजी कि कहीं एयूजी होगा तो स्टार्टिंग होगी, है ना। तो ये एक्ट करता है किसका? स्टार्ट कोडोन, राइट। स्टार्ट कोडोन की तरह भी काम करता है। समझ में आ गई बात? तभी मीथियोनिन, मीथियोनिन भी बनाएगा। पहला कि ये मीथियोनिन का फॉर्मेशन एमिनो एसिड बनाता है, दूसरा एज ए स्टार्ट कोडोन की तरह भी काम करता है। बाकी आप डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया है, जो भी क्लासेस में आपको नोट्स दिया गया है, बुक को अच्छे से पढ़ के बिल्कुल इसको ट्राई करना है। रिटर्न प्रैक्टिस करनी है फॉर बोर्ड्स, है ना। ऐसे सिर्फ छोटे छोटे लिख के कुछ नहीं होगा, तो खूब सारा लिखना है, घर में प्रैक्टिस करनी है। चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर एंड डीएनए लाइगेज?
बताओ सिग्मा फैक्टर कहाँ पढ़ा था, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर कहाँ पढ़ा था, सिग्मा फैक्टर कहाँ पढ़ा था स्टार्टिंग। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इनिशिएट करता है किसको, किसको इनिशिएट कर रहा है, किसको, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। और रो फैक्टर क्या करता है, रो फैक्टर क्या करता है, स्टॉप करता है। ये याद है ना, मैंने कहा था आपको याद करने के लिए, इसको देखो यही फैक्टर्स है, पर छोटी छोटी चीजें, ये ना कंफ्यूजन हो जाता है बाद में जाके कि ना ये तो कहाँ से आया है। सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, रो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। डीएनए लाइगेज, लाइगेज का मतलब बताया था मैंने, एज अ ग्लू, जोड़ने के काम आता है। जब स्प्लाइसिंग होती है, एक्सॉन्स एंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है उनको, जो न्यूक्लियोटाइड है उसको जोड़ने के काम करता है। क्या करता है, टू कनेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसको जोड़ने के काम करता है, उसको ग्लू की तरह काम करता है, एक दूसरे के साथ में अरेंज करने के लिए काम करता है। समझ में आ गई बात। चलो दूसरा क्वेश्चन देखें। नेम द बैक्टीरिया यूज्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्थ इन हिज एक्सपेरिमेंट, द मोस्ट फेमस ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ये तो एक ग्रिफ्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन जो थ्योरी थी, एंड एक था आपका जो ट्रांसलेशन दैट वन, ये बाद में जाके जो रेडियो एक्टिव मॉलिकुलर बेसिस का हमने चेक किया था। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, आपको मैंने तीन थ्योरीज बताई हैं, तीन एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज बनाई बताई है, वो सारे याद करके जाने, इनमें से कोई भी आ जाता है तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है आपको याद, और ये तो वर्ल्ड फेमस है, ये तो आना ही आना है। ऑल्सो ऑल्सो मेंशन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। पहले तो बताओ कि उन्होंने बैक्टीरिया कौन सा लिया था, कौन सा लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस, ये तो याद होना चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। कौन से स्ट्रेन थे, दो स्ट्रेन थे, स्मूथ स्ट्रेन और एक था रफ स्ट्रेन। स्मूथ वाला कौन सा था, विरुलेंट, अफेक्टिव, और रफ कैसा था बेटा, रफ था नॉन विरुलेंट, जो अफेक्ट नहीं कर रहा था, इन्फेक्शंस नहीं कॉज कर रहा था। समझ में आ गई बात, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें आपको और रिटन, वो तो वन वर्ड टाइप के थे, वन लाइन वन सेंटेंस वन मार्क्स। नाउ अभी हमको क्या करना है, हमको एक कोडिंग स्टैंड दे रखा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना आपके आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी देखना, आपको बहुत सारे कोडिंग्स दे रखी होंगी, कोड करना है। डीएनए टू डीएनए, डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पे ना बहुत माइनर से मिस्टेक होती है, ये याद रखना क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। डीएनए टू डीएनए पूछा है कि डीएनए टू आरएनए पूछा है, यह याद रखना। समझ में आगे बात, चलो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे क्या पूछा है। कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दिया हुआ है एंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेंशन बिलो। मेरे पास ये क्या है, एक डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। अब मुझे ये बताओ कि ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, क्या हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन में, राइट अ सीक्वेंस ऑफ आरएनए फ्रॉम दिस डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन होता है, तो चलो सीक्वेंस देखो क्या है, टीए, टीए सब बना के बताओ मुझे, कोड बताओ यहाँ पे क्या आएगा इसका। ये डीएनए का सीक्वेंस है, 3-5, फटाफट बना के बता दो मुझे। टीए टीए जीसी, फटाफट बता के बताओ मुझे, बिल्कुल सब सेम होता है। क्या हो जाता है आरएनए के अंदर, थायमिन से यूरेसिल, आरएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट नहीं होता, डीएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट होता है। यही थायमिन जो है वो आरएनए में यूरेसिल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। याद हुआ। तो अब इसमें देखो जहां जहां आपको टी दिख रहा है उसका क्या बन जाएगा, यू, बना दो फटाफट। क्या हो गया, यू ए जी सी ए, यू सी, यू ए, यू ए जी जी। और इसका वो बताओ मुझे,
एंड कौन सा आएगा, ये कौन सा होगा इसका ऑपोजिट, 3 डैश एंड, इसका ऑपोजिट 5 डैश एंड। एग्जाम में ये मत करना क्या ये लिख के छोड़ के आ गए, आपको उसके एंड्स भी लिखने हैं, कौन से एंड्स हैं, 5 डैश एंड या 3 डैश एंड। समझ में आ गई बात। ऐसा एक क्वेश्चन है 100% आता है, बस ये याद रखना, डीएनए टू डीएनए पूछा है या आरएनए टू आरएनए पूछा, मतलब रेप्लिकेशन पूछा है या फिर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन पूछा, तो वो जरूर याद रखेंगे। चलो 3 कोडोन्स ऑन एमआरएनए। अच्छा, क्या कह रहा है कि एमआरएनए के ऊपर 3 कोडोन्स प्रेजेंट है जो रिकॉग्नाइज्ड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय टीआरएनए, वो उनको ट्रांसपोर्ट ही नहीं कराता है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। मेंशन दीज कोडोन्स, ये कौन से कोडोन्स है जिसको टीआरएनए पहचान नहीं पा रहा है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ट्रांसलेशन में इनका काम क्या है। अगर ये प्रोटीन नहीं बना रहे, अगर ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, ये स्टॉप कोडोन्स है। फटाफट मुझे तीनों स्टॉप कोडोन्स के नाम बता दो, फटाफट बता दो, क्विकली फॉर यू, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। फटाफट बता दो कि 3 कोडोन्स जो है आपके, जो 3 स्टॉप कोडोन्स हैं उनके नाम क्या है, और स्टॉप कोडोन का फंक्शन क्या होता है, स्टॉप कोडोन्स का, टू स्टॉप द, जब ट्रांसलेशन में उनको पहचाना ही नहीं जा रहा तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप। इनके नाम बता दो फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स, आपको 3 स्टेप्स बताने हैं रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द नेसेंट एमआरएनए इनटू द सेल क्विकली। मतलब जो मुझे एचएनआरएनए मिला, अब मुझे को क्या करना है, उससे मुझे बनाना है एमआरएनए। अब ये बताओ इसका मैच्योरेशन, ऐसे तो ऐसे नहीं भेज सकते ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन से पहले हम क्या करते हैं, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन 3 चीज करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी स्प्लाइसिंग करेंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ प्रोसेस का मतलब, तो आपको ये लर्न करना है। फिर क्या करते थे, कैपिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद उसकी टेलिंग कर देते हैं। बेटा 100% याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कैपिंग और टेलिंग के टाइम में कौन से एंड में, 5 डैश एंड पे और 3 डैश एंड पे आप क्या क्या जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड करते हो। ठीक है, एडेनाइलेट एंड 5 डैश एंड पे दोनों याद करने हैं आपको अच्छे से। समझ में आ गई बात। ये आप क्वेश्चन खुद से करेंगे, ऑलरेडी नोट्स आपको दिया हुआ है कि एक जेनेटिक, जो गुड जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसके अंदर कितने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है चारों, वो आपको बताना है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से उसकी सीक्वेंस दी थी, आप स्लाइड्स चेक कीजिए, वीडियो चेक कीजिए, एंड देन यू विल राइट बाय योरसेल्फ कि जेनेटिक मटेरियल, अच्छे जेनेटिक मटेरियल की क्या खासियत होनी चाहिए। ये देखो फिर से आगे आपके फैक्टर्स, मैंने आपको कहा था याद रखना है। सिग्मा रो फैक्टर ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने में, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करने में। रिलीज फैक्टर क्या होता है, जब ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो गया तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है उसको राइबोसोम से अब रिलीज करना है, राइबोसोम से रिलीज करना है। तो जब अमीनो एसिड्स की अमीनो एसिड्स का जो आपको पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड चेंज बन गया, उस अमीनो एसिड, जब अमीनो एसिड्स बन गया, अरेंज हो गए, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, तो उसको राइबोसोम से रिलीज करने के लिए रिलीज फैक्टर काम करता है। हिस्टोन क्या करता है, पता है ना, हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके ऊपर डीएन अटैच रहता है न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक्स है, ये सारे टर्म्स आपको मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको दिखाए थे, तो वो याद रखना है। चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से। लर्न कीजिए, वीडियोस देखिए, वापस से पढ़िए अच्छे से चैप्टर। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इस चैप्टर में आपका मॉलिक्यूलर बेसिस में बेटा स्टेप्स हैं सारे के सारे। एक पहले तो सारे जो कीज मैंने आपको बताए थे, सारे कीवर्ड्स याद करने सबसे पहले बैठ के। अब आप ये वीडियोस जब आप वापस देखेंगे, ऑलरेडी मैंने आपका रिवीजन करा दिया है, सारे कीवर्ड्स लर्न करना है। दूसरी बात,
आपका अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, रेप्लिकेशन तो फिर भी इजी है, आपको याद क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन। पता है एक तरीका होता है लर्न करने का, मैं एक तरीका बताती हूँ आपको। जब भी कोई आप प्रोसेसेस लर्न करते हैं, सबसे पहले बैठिए, मान लो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने बैठी हूँ मैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने बैठी हूँ, सबसे पहले उसके अंदर जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, सिग्मा फैक्टर, अल्फा रो फैक्टर, ये प्रमोटर जीन क्या होता है, ये क्या होता है, वो पहले तो उनके सबके नाम लिख लो तुम। जब उनके नाम लिख लिया आपने, उसको तुमने लर्न कर लिया, तो अब देखना जब आपको ये पता है कि ये होते क्या है, इनका काम क्या है, तो आप इजीली उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? हर प्रोसेस में यही करना है। जो तीन आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको कहानी की तरह, स्टोरी की तरह याद कर लो फटाफट, कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, चलो ठीक है। बाकी तीन प्रोसेसेस ये हो गए। लास्ट में लैक ऑपरेंड, लैक ऑपरेंड बेटा पढ़ के जाना, उसमें किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ ही जाता है। मैंने आपको बताया क्या क्या किया था, इंड्यूसर क्या होता है, रिप्रेसर क्या होता है, इंड्यूसर का नाम याद करके जाना, लैक्टोज। रिप्रेसर का काम क्या, रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाके अटैच हो रहा है, तो बाकी जीन्स क्या है, वो जीन्स क्या बना रहा है, ये प्रेजेंट हो गया, अपने आप आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, अच्छा क्या हो रहा है। तो समझ में आ गई बात। लैक ऑपरेंड 100% याद करेंगे इस चैप्टर से। ट्रांसलेशन फिर भी इजी है। ट्रांसक्रिप्शन, टीआरएनए का फॉर्मेशन, टीआरएनए का टाइप क्या है, जो टीआरएनए है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस जो है उसका, वो क्या करता है, फंक्शन क्या है उसका, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझ में आ गई बात? लर्न कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट है मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल आप अपने डाउट्स लिखिए, मैं आपके लिए डाउट क्लासेस ज़रूर करूँगी, ताकि आपको कोई भी डाउट पीछे ना रह जाए। लेकिन बेटा उससे पहले होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आ जाएगा, फिर आप कितने ही वीडियोस देख लो, राइट? तो पहले एक बार बैठिए, इत्मीनान से चेक कीजिए सारे क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़िए अपने, फिर उसके बाद में लास्ट में आप ये वीडियो देखिए, वापस देखिए वीडियोस एंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। You'll be having good marks in the exam. Okay, let's meet again. Have a nice day.